एक तो मैं ये वाली बात कर रहा था आपके सामने जो है कि हमारे पास जो है डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे थे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, अभी मैं सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसने टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ये लिखी हुई है। ये आपके सामने अभी जो है वो स्क्रीन विजिबल हो जाती है। ओके जी, जब हमने इसकी बात कर ली, अब इसके बाद हमारे पास इसमें पहली जो है वो फॉर्म आ जाती है जो नैरेटिव है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आसानी के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि नैरेटिव को, ये सब के सब टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल करोगे। नैरेटिव डिस्कोर्स, नैरेटिव डिस्कोर्स, नैरेटिव आप कब इस्तेमाल करते हो? जब भी कोई नॉवेल लिखता है उसमें इस्तेमाल करता है। जब भी कोई पर्सनल एंक्डोट लिखता है, ठीक है, जो किसी को नहीं पता तो, ठीक है। या आप जब बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाते हो ना, वो भी हमारे पास जो है वो सारी की सारी इसी में अंदाजे बयां हैं। वो चाहते हैं कि आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करो, लेकिन डिफरेंट करो, एक नहीं करो। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? एक्सपोजिटरी, ठीक है। एक्सपोजिटरी जो है वो ये क्या है? एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स हमारे पास क्या होता है? अच्छा, कभी आपने जो है वो रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ाओ, ठीक है, रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ाओ। रिसर्च पेपर्स जो हैं वो उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है। कभी आपने किताबें पढ़ी हो, टेक्स्ट बुक की जो आप चीजें पढ़ते हैं, वो एक्सपोजिटरी होती है, जिसमें आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हो। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आप इधर आप जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हो, या आप क्या कर रहे होते हो, या आप जो है वो उसे इन्फॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है। हम डेटा सारे का सारा कॉपी करते हैं यहाँ से, और कोशिश करते हैं जी कि हम वाइट बॉडी शेयर कर लें, ताकि हम सारे के सारे डेटा को वहाँ पे तफसील से लिख सकें, और बाद में आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपके लिए आसानी रहे। हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं। सो पहले मैंने नैरेटिव बताई, दूसरे नंबर पर मैंने एक्सपोजिटरी बताई। आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स को आप इस्तेमाल कर, एग्जामिनर कह रहा है सीएसएस के पेपर में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो उसने यही बात लिखी हुई है, और ये मैंने आपके सामने हाईलाइट भी किया। उसने कहा है मेक श्योर। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये मेक श्योर, अगर श्योर का वर्ड लाजमी था उसने ऐड किया, या वो यहाँ पे यू कैन भी लिख सकता था? उसने मेक श्योर का वर्ड जो है वो किया, क्या वो ये लाजमी था? वो लाजमी हमें कहना चाह रहा है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि यू कैन यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स? इट मींस इट इज नॉट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल नहीं है। उसने कहा मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। इसका मतलब अगर आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट, दैट्स नॉट राइट। इट्स हाईली रिकमेंडेड, यस, अ सॉर्ट ऑफ वार्निंग, ठीक है। तो ये ऐसे के लिए ये वार्निंग है। और कितने आप में से लोग ऐसे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि जिनके लिए ये चीज़ नहीं थी, यानी कि पेपर तो उन्होंने सीएसएस के हर साल देखते रहते हैं, लेकिन उनके लिए ये नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं देखा कि मेरा एग्जामिनर चाहता क्या था। लेट्स बी ऑनेस्ट हेयर। हम देखते हैं जिशान जो हैं, और जिशान बड़े अच्छे हमारे एस्पिरेंट हैं। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी की नज़र से ना गुजरना। गुलशन मनीर साहिबा, गुलशन साहिबा भी पीएमएस के एग्जाम्स में बैठ चुके हैं, लेकिन नज़र से नहीं गुजरा। अजहर साहब ने भी बताया था कि अजहर साहब ने भी अटेम्प्ट ली है, हसन साहब ने भी ली है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको नहीं देखा था। सो मेक श्योर कि आज हम फिर इसे देख लें। मेक श्योर, ये बात याद रखिएगा कि हम इसे स्किप नहीं करेंगे। मेक श्योर। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके बाद क्या है जी? जी, तीसरे नंबर पे आ जाता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है? अच्छा देखिए, अगर मैं जो है वो क्रिएट करना है, फिर मैं डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्सेज की बात करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, फॉर एग्जांपल, जब हमने कल पैराग्राफ पढ़ रहे थे, तो बल्कि जब हम ट्रैवल लॉग्स की बात बता रहा होता है, तो फिर हमारे माइंड में क्या आता है कि हमारे माइंड के अंदर जो है वो एक इमेज आना शुरू हो जाता है, ठीक है।
एक इमेज जो है वो आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हैं। मान देखें मैं आपके माइंड में एक इमेज देने की कोशिश करता हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं जैसे ही निकला, एक इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी मेरे करीब से गुजरे। वो इतनी तेज थी कि अगर मैं ना रुकता तो शायद मैं उससे टकरा जाता। सी, इमेज जनरेट होने की कोशिश की। अब इमेज कैसे जनरेट नहीं होगा अगर मैं ये कहूँगा कि मैं सुबह उठा, एक मुख्तलिफ गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी, ठीक है। सो यस, हम जो हैं हम जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्टिव कि आपने मेंटल इमेज पैदा करने की कोशिश की। नंबर 4 पे आपने जो है वो कोशिश क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स की। आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स की। अब हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स क्या होता है? अच्छा, जब आपको अपने रीडर को कन्विंस करना होता है, ठीक है, अपने रीडर को कन्विंस करना होता है कि मेरा जो व्यू पॉइंट है आप उसके साथ कन्विंस हो जाओ, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल्स ये हैं, आज का जाहिद हुसैन का आर्टिकल नईम साहब ने शेयर किया था आप लोगों के साथ, मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा। जाहिद हुसैन का आर्टिकल था। जाहिद हुसैन हमें एक चीज पे कन्विंस करना चाहता था। वो ये चाहता था कि हम मान लें कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो बटा हुआ है, वो गजा जो है वो उसके ऊपर होने वाले मजालिम को नहीं दिखा, रेशंस होते हैं। जब हम डिबेट्स सुनते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स गुफ्तगू के अंदाज हैं। जब कोर्ट के अंदर वकील साहब जो जिरा कर रहे होते हैं वो हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स है। समझ रहे हैं? आप नरेटिव को इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक्सपोजिटरी को, आप डिस्क्रिप्टिव को, आप आर्ग्यूमेंटेटिव को इस्तेमाल कर सकते हो, आप कंपैरेटिव डिस्कोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब हमने कंपैरेटिव की बात करते हैं तो कंपैरेटिव क्या होता है? जैसे कि पता चल रहा होता है कि कंपेयर करना, कंपेयरिंग से। अच्छा, कंपेयर होता है कि जब हम सिमिलर चीजें जो होती हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम जो है वो सिमिलर चीजें जो होती हैं उनकी तरफ जो है वो जा रहे होते हैं और उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं। जैसे क्लास से पहले जो है वो स्टूडेंट भी पढ़ता है, टीचर भी पढ़ता है, ये सेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? कंपैरेटिव को हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर मुझे कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिस्कस करना है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे प्यारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी करप्शन की थ्योरीज जो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उनसे मिलती जुलती हैं, ठीक है। सो वैसे तो ये मिलती जुलती नहीं है। मेरे लीडर का एक अपना मुकाम है, अल्लाह ना करे कोई उनके बराबर पहुंच सके। तो लेकिन चलें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं इनका जो है वो कंपैरिजन कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन कर सकता हूँ कि दोनों जो है वो पुअर कंट्री। मैं डिफरेंट जो है वो एकेडमिक में कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि हम जो हैं वो किस किस कंट्री से पीछे हैं या आगे हैं। ये गुफ्तगू का एक अंदाज है। तीसरे नंबर पे जो है आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्सेशनल डिस्कोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। छठे नंबर पे कन्वर्सेशनल जो है वो हमारे पास डिस्कोर्स क्या होता है? अच्छा जी, कन्वर्सेशनल डिस्कोर्स का मतलब ये होता है जिसमें एवरीडे कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। लेकिन पेपर में सीएसएस के लिए इसका यूज जो है वो नॉट रिकमेंडेड है। कन्वर्सेशनल डिस्कोर्सेज जो आप मैसेजेस में लिखते हो। और आखिरी जो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है हमारे पास पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो। पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या है? अच्छा जी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का ये मतलब है कि जब जनाब आपने गुफ्तगू करते हुए फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज किया, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेजेस क्या होती हैं? इनको आप जरा
गूगल भी कर लीजिएगा। इसे हम मेटाफर कहते हैं, इसे हम जो है सिमली कहते हैं, इसे हम जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो है इसके अलावा ऑक्सीमोरोन है, वगैरह वगैरह, देयर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स लिटरेरी डिवाइसेस जो आप कर सकते हैं। लिटरेशन है, बिल्कुल मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप किसी की स्पीच जो है वो पोएटिक स्पीच जो है वो उसके आइडियाज को मेंशन कर सकते हैं, पोएम्स को मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज़ादी के लिए जो है वो लिख रहे हैं, तो आप मार्टिन लूथर किंग की स्पीचेस को कोट कर सकते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को कहते हैं पोलिटिकल डिस्कोर्सेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको इस पर काम करना है। आपको मुझे डिफरेंट पैराग्राफ को सबमिट करवाना है और वो इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करता हो। सो नहीं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें। डन जी, चलें। अब हजूरे वाला, ये आपके पेपर में उसने ये कहा, अब एक स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिएगा। मेक एन आउटलाइन, तो आउटलाइन तो हजूर आपके लिए तो कंपल्सरी होगी ना जी। मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कम्प्रीहेंसिव ऐसे। 2500 से 3000 अल्फाज वो मांग रहा है, इससे कम लिखोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशंस, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन जो है वो। आई एम श्योर कि अब हमें इन तमाम चीजों का पता चल चुका है कि जो उसने ये कहा है। अब हमें मल्टीपल जो है वो फॉर्म्स का पता चल चुका है। अब हमारे पास जो है अगली बात ये है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। अब हमें ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या होती है, क्या इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि उसने ये कह दिया, ये बात ही लिख दी उसने कि भाई मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। देखिए, आप जो मर्जी लिखते चले जाओ, उसने ये वाज़ेह तौर पर ऊपर बड़े अल्फाज में लिख दिया, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। अगर पेपर में ये तीन चीजें नहीं है तो मैं नंबर नहीं दूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब अगर उसने लिखा है तो इसको देखना पड़ेगा। देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही है जो, जैसे ही आप मुख्तलिफ घर के अंदर कोई दाखिल होता है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, बड़ी प्यारी हैं, लेकिन सभी डिसऑर्गेनाइज हैं। जैसे ही कोई मेहमान आपके घर में दाखिल होता है, तो आपके घर में दाखिल होते ही उसे पता चलता है कि बजाय यहाँ पे जो है वो कोई गैराज था, या यहाँ पे जो है वो कोई एंट्री थी, किचन के अंदर एंट्री हो जाती है। ठीक है, ड्राइंग रूम की जगह जो है वो वहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम की जगह ड्राइंग रूम है। सो समथिंग लाइक दैट कि एक डिसऑर्गेनाइज जो है वो घर है, तो जिसे वो देख के कभी मुतासर नहीं होगा। हजूर वाला, जब मैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मेरा इशारा सबसे पहले होगा आपके टॉपिक को अंडरस्टैंड करना में। मैं ये चाहूंगा कि आप ये बात समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन में ये आपके पास उस घर का मैप है जो उसने दे दिया है। वो ये चाहता है कि सारे का सारा घर जो है वो इसी के ऊपर डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो इधर उधर की न बात करिए, बता कि काफी तेरी रहबरी का सवाल है। सो आपने टॉपिक से इधर उधर हुए नहीं कि उसने फेल किया नहीं। वो तो फेल करेगा आपको अगर आपने टॉपिक को जरा सा भी इधर उधर किया, इग्नोर किया, या किसी तरह से भी आप उससे जो है वो हटते हैं, डेविएट होते हैं। हमारे पास जो है, जब हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो समझ चुकते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ यार, अच्छा ये वाली बातें हैं, इस तरह से बातें हैं, तो फिर हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ये समझ में आती है कि कहानी शुरू ही हमारे पास टॉपिक से होती है। जो उसने टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना। उसी से मिलती जुलती होगी हमारी थीसिस स्टेटमेंट, उसी से मिलते जुलती होगी हमारी आउटलाइन, उसी से मिलती जुलती होगी हमारे पूरे के पूरे ऐसे की मेन बॉडी और कंक्लूजन। टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग एविडेंसेस, ट्रांजिशंस, कंक्लूजंस, कोहेजन, लॉजिकल ऑर्डर्स, क्लैरिटी, ये सब चीजें।
अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन से उसका मतलब क्या है। 2023 के पेपर में उसने दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। लम्हा भर के लिए मैंने कल भी गुजारिश की थी, एंड आई एम गोइंग टू डू द सेम रिक्वेस्ट टुडे, लाइक गिव अ रीडिंग टू दिस particular topic for 5 times, not for 1, 2 or 3, but you are supposed to read this particular topic for 5 times to make it sure कि आप समझ में आ गया। अब जब हमने कल टॉपिक समझा था और इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की थी, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया। कुछ लोग इंट्रोडक्शन को खाली छोड़ देते हैं, ये खाली कभी नहीं छोड़िएगा। अब मुझे मेरा टॉपिक, मेरा ऐसे का टाइटल कैसे गाइड करता है, मैं ये आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझाने की कोशिश। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। कल हमने देख लिया था कि ये अपनी हदों को लांघ रही है। मेरा इंट्रोडक्शन की हेडिंग देखेगा, लेकिन सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मज़ीद डिटेल में जाऊँ, कुछ चीज़ें मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर कि ये दोनों पेजेज़ आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा ज़ूम इन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ दिखानी थी। अलबत्ता आप अपनी फिंगर्स डबल पिंच करके इसको ज़ूम इन कर सकते हैं। थोड़ा ब्लर। पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन था। दूसरे नंबर पे द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या यहाँ पे इस टॉपिक में कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास जो मेरे टॉपिक के साथ रिलेट करती है? कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे टॉपिक में भी मौजूद हैं और मैंने यहाँ पे भी यूज़ किए हैं? येस और नो? कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं और मेरे टॉपिक के अंदर भी वो मौजूद है? ये क्या है जी? मोहम्मद सलीम डिस्कोर्स को एक कंपैरिज़न में नहीं यार, ये आप अपने ज़रूरत के मुताबिक देखेंगे कि किनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इसी चैप्टर के एंड पे जाके मुझसे ये क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, जब हम ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे ऑफलाइन वाला। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखी। अब जो दूसरी जो है वो हेडिंग मेरे साथ जो है वो देखिएगा, ये है हमारे पास जो है, ये वाली है जी, एआई's करंट बाउंड्रीज़। क्या अभी भी मैंने जो है वो टॉपिक से कोई वर्ड्स लिए? 2 डॉट यस लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपका इसका भी आंसर यस में था। 2 डॉट यस, क्योंकि ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है ना आपसे। ओके, ग्रेट हो गया। अब जो है मुझे ये देखिएगा, मैंने जो थर्ड वाली हेडिंग ली, क्या इसमें भी मैंने टॉपिक से वर्ड लिए? क्लियर यस। अच्छा जी। अब यहाँ पे मुझे जो है वो बताइएगा कि इनडायरेक्टली मैंने कुछ जो है वो ओवर स्टेपनेस को देख के द नीड फॉर एथिकल फ्रेमवर्क, क्या उसी मीनिंग में रहा? कनोटेशन मेरी वही रही, वही बात रही, कनोटेशन एथिकल फ्रेमवर्क्स में है। अब जब यही रहा तो केस स्टडीज जो हैं वो हो गई, बैलेंसिंग एआई एडवांसेस एंड बाउंड्रीज हो गया। तो अगर एक चीज आपने इस सारे के सारे आउटलाइन बनाने से पहले जो चीजें देखी हूँ, ये मैंने अपने टॉपिक से ली हैं। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो मैं टॉपिक से हटाऊं। इससे कोई चीज आपको समझ में आई है? कुछ समझ पाए हैं कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? Muhammad, what is your name? You have mentioned Muhammad only. So what is your complete name? Because Muhammad is the name of the Prophet, peace be upon him, so I cannot call you with the name. So can you please use your real name? What is your real name so I can call with your name? Okay, okay. और मैं कल से ढूंढ रहा हूँ कि आमिर साहब किधर चले गए हैं। आमिर साहब किधर चले गए हैं? मोहम्मद आमिर मुख्तार नाम है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका मुकम्मल नाम लिख दूं, डॉक्टर आमिर मुख्तार साहिब कर दें, ताकि जो है आपका पूरा नाम आ जाए हमारे पास जो है। साहिब उसने छुपा दिया है, अलबत्ता हमने साहिब ऐड कर दिया है। अच्छा जी,
एग्जामिनर को रियलाइज करवाना है कि हम टॉपिक्स को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। ये स्टेट जिशान ताहिर साहब, आई एम श्योर अब आपको पता चल रहा है कि एग्जामिनर क्यों गुस्सा करता है, क्यों फेल करता था। ये चीजें जो हैं, जब हम लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम इन तमाम चीजों को देखते हैं। एक आउटलाइन ही हमें बता देती है कि इसने पास होना या फेल होना। अच्छा जी, आगे देखिएगा। यहाँ तक तो कहानी बड़ी सिंपल सिंपल सी रही। अब ये जो है वो मुझे बताइएगा, जो मैंने सेकंड मेन पॉइंट लिया, क्या ये भी मेरे जो है वो टॉपिक से रिलेटेड था? ए डॉट एस लिख दी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन तमाम चीजों को देख सके करते हैं इसकी। अच्छा जी, ओके जी। अपनी आउटलाइन को उसकी असल हालत में ले आए जनाब हम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे अगर हम देख चुके हैं सारे और ब्रीफ ओवरव्यू है, फिर इसके बाद हमने बेनिफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम लाजमी तो भी तो पता चलेगा कि वो ओवर स्टेप हो चुकी है। अब इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ये कुछ फायदे हैं, तो उसने अपनी बाउंड्रीज को ओवर स्टेप किया है ना। अगर बात करना शुरू कर देंगे तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक डेवलप ही नहीं हो, और इसी को हम के स्वीपिंग इंटेलिजेंस हैज डिस्ट्रॉयड द इंटेलिजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये तो मैंने एक डिसीजन दे दिया, ये तो मैंने फैसला दे दिया। एग्जामिनर कहेगा कि आप तो एक बायस्ड हो चुके हैं, आप तो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं बस में है स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। अभी मैं समझाता हूँ। एक जो है वो मुजरिम है, और मुजरिम जो है वो जज साहब के सामने लाया जाता है। जज साहब को बताया जाता है कि जज साहब ये अली साहब हैं, इन्होंने इससे पहले 4 कत्ल किए हुए हैं, और अभी जो है वो 5वां कत्ल इनके ऊपर इल्जाम है कि 5वां कत्ल किया। जज साहब कहें कि अच्छा इसने 4 कत्ल लटका दिया जाए, अली को फांसी पर लटका दें। इसका मतलब है जज साहब ने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी ना, जज साहब ने तो केस ही नहीं सुना, प्रूव भी नहीं किया कि जब उसका कत्ल नहीं किया, उसके अंदर उसने मर्डर किया या उसने चोरी की या डाके डाले, वो प्रीवियस अदालतों अदालतों का काम था। तो आपने किस तरह से ये साबित कर दिया? आपने कैसे कह दिया? जब आप बगैर सोचे समझे कोई स्टेटमेंट अपने एग्जामिनर के ऊपर इम्पोज कर देते हैं, फैसला दे देते हैं, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है। कि किसी बंदे को, चूंकि उसका जैसे पाकिस्तान को आई था कि जनाब आपका प्रीवियस करेक्टर जो है वो ऐसा है कि आप उधार वापस नहीं करता, लेकिन ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं थे। उन्होंने वर्ड यूज किया कि प्रीवियसली जो है वो आपका करेक्टर इस तरह से था कि आपने इसको वापस नहीं किया। खैर जी, बेनिफिट्स के ऊपर बात की, अब जब बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रीज, आप इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं। आप वेरियस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो उसके बाद हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करेंगे। हेल्थ केयर के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तहलका मचाया, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इरूड किया है कि कमाल हो गया। इवन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बाइबल पूरी की पूरी है, योवल नो हरारी की किताब जो है 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गाड़ी को ड्राइव कर रही है, तो चलाने से पहले आपको वो ऑप्शन ए दे रही है कि मेरे सामने अगर अचानक से कोई बच्चे आ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ये है कि उन बच्चों को बचाना है
या आपकी जान को बचाना है? तो बताएं जरा, आप कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे? ऑप्शन ए या बी, कि उन बच्चों को बचाएंगे या आप अपनी जान को बचाएंगे जो आप गाड़ी में बैठे हुए हो? गाड़ी को ये आपने जो है वो कहता है कि मुझे मैनुअल दें, इंस्ट्रक्शंस आरटीपी, ऑप्शन ए सिलेक्ट करें कि आपको हर हाल में मैंने बचाना है, या ब्रेक्स को डेफिनेटली अप्लाई करेगा, अगर ब्रेक्स होंगी तो वो तो बचाएगा, लेकिन वो एक्सट्रीम सिचुएशंस पे पूछेगा, तो ऑब्वियसली आप सिचुएशन बी पे जाओगे ना। तो अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी भी पैसेंजर को तो कत्ल कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बाउंड्रीज को तो ओवर स्टेप कर गया। आइडिया समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूछा कि जनाब जैसे कि अभी जो नई गाड़ियां हैं टेस्ला की आ रही हैं, उनके अंदर ये ऑप्शन है कि वो अपना टायर अगर उनका कोई खराब होने वाला होता है, तो उसको क्या करते कर देता, वो खुद ही गाड़ियां ऑर्डर कर देते हैं, खुद ही जो है वो करीब तरीन जो वर्कशॉप है उससे जो है वो स्केड्यूल चेक करती हैं, और उससे जो है वो बता देती हैं कि ये वाली चीजें हैं और हमें आप बताएं, हम जो है ये चेंज करना है, ईमेल से कम्युनिकेट कर लेती है। सो सी, अगर ये सारी करनी है, तो जिसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, जहां से सारे के सारे वो जा रहा है, पता नहीं वो चेंज करना भी चाहता था या नहीं चाहता। तो अब इसका मतलब ये है कि अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी कर लिया, लेकिन इसकी करंट बाउंड्रीज हैं क्या हमारे पास? रहो एथिकल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, एआई के पास कोई एथिकल गाइडलाइंस नहीं है अभी के लिए। हमने कुछ इसको वर्ड्स सिर्फ दिए हुए हैं कि तुमने इसके ऊपर बात नहीं करनी, यू नॉट सपोज टू टॉक, सेक्स इज अ टैबू टॉपिक, यू कैन नॉट टॉक अबाउट एक्सट्रीमिज्म, यू कैन नॉट टॉक अबाउट टेररिज्म, यू कैन नॉट टॉक अबाउट गेइज्म एंड ऑल दीज थिंग्स। और अभी भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में, लेकिन बाउंड्रीज हमें सेट करने की जरूरत है। जैसे एआई जो है वो बायास, इसकी जो बियासनेस है वो बहुत ज्यादा है। गजा और इसराइल के अंदर जो हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डेटा इसके अंदर फीड किया, द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसकी सर्चेज में बायसनेस नजर आएगी आपको, बायस डेटा होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगी। कि आप, मैं कल भी आप सर्च कर रहा था कि इफ यू आर यूजिंग एनी सोशल मीडिया, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने आ जाएंगी जो आपके माइंड में होंगी। Think about any particular city, and the next day you will see the advertisements of the tourism, जो कंटिन्यूसली वो डाटा इकट्ठा कर रहा है, आपका माइक जो है वो यूज कर रहा है। और एक जमाने तक जो है वो मार्क जकरबर्ग जो है वो अपने कैमरा के ऊपर जो है वो टेप लगा के रखा करता था अपने फोन के कैमरा पर, क्योंकि ये कभी भी वो ऑन कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, और वो करते हैं। नहीं यकीन तो गूगल पे लिख लीजिएगा, Mark Zuckerberg and the tape on his camera and the cover on his camera, you will see the results. So इसका मतलब ये है कि ओवर स्टेपनेस तो हो गई। यूएसए ने अपने न्यूक्लियर जो हैं वॉरहेड्स को, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे आर्सनल्स को यूज करने के लिए एआई को अप्लाई कर दिया। बहरे कैफ ये चीजें आप तभी बता सकोगे जब आपके पास डेटा होगा। और ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हर हेडिंग जो है वो मेरी मिलती है मेरी टॉपिक से, और हर सब हेडिंग भी मिलती है मेरे टॉपिक से। हर जगह आपको नजर आएगा मेन हेडिंग में ऑटोनमस एआई डिसीजन मेकिंग, ठीक है? सो हमारे पास जो है वो एआई एआई नजर जो है वो आपको आएगा। फिर जो उसने पूछा कि ओवर स्टेपिंग कर रहा है, द नीड फॉर एथिकल फ्रेमवर्क्स, तो हमें कोई ना कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।
गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस जो है उसकी तरफ जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि व्हाट इज है। अब ये कुछ इसके ऊपर जो है वो केस स्टडीज हैं। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल, अमेरिका के इलेक्शंस को इतना ज्यादा मुतासिर किया था फेसबुक ने, मार्क जकरबर्ग ने, ये डोनाल्ड ट्रंप जो था जब इनका प्रेसिडेंट था। ऑटोनमस व्हीकल एक्सीडेंट जो मैं आपके साथ अर्ज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंसिंग एआई एडवांसमेंट इन बाउंड्रीज। सी हर जगह ये एआई एआई क्यों नजर आ रहा है? ये कीवर्ड्स हैं। गूगल पे ये भी क्लास के बाद सर्च कीजिएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है कीवर्ड्स इस्तेमाल करना। और हर रिसर्च पेपर के जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके नीचे कीवर्ड्स क्यों लिखे हुए होते हैं, ये बताने के लिए कि ये हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फिर हमारे पास है कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में आप चाहें तो पॉइंट्स लिख सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनको ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो है आप पॉइंट ए के अंदर जो है आप थीसिस स्टेटमेंट जो है वो अपनी वो दोबारा बताएंगे। थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो आप पैराफ्रेज करेंगे, पैराफ्रेज कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो है आप क्या करेंगे, जो आपने सारे का सारा थीसिस स्टेटमेंट में जो पॉइंट लिया था आपने उस पॉइंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। जस्टिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे नो न्यू पॉइंट, कोई नया पॉइंट आप इसमें जो है वो शुरू नहीं करोगे और इसमें सिंपली जो है वो आपने कंक्लूजन कर देना। अब ये अगर आपको 2023 का पेपर समझ में आ गया है, अब मेरी और बातें जो हैं वो जरा गौर से समझ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में आप चाहे 2 पॉइंट लिखो, चाहे 3 पॉइंट लिखो, चाहे 4 पॉइंट्स लिखो, चाहे 10 पॉइंट्स लिखो। वैसे तो आपने एक एक ही लिखना है, ये 10 तक नहीं चले जाना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस पे पैराग्राफ सिर्फ एक ही आएगा, इस पे एक से ज्यादा पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। तो सरमत मैंने कहा था कि मैं कल बताऊंगा कि कैसे इनको ओपन करना। एक पैराग्राफ डेफिनेशन जो है वो एआई की, और डेफिनेशन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए हुक स्टेटमेंट की फॉर्म। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर कि अगर हम ये चाहते हैं कि जनाब इसका किस तरह से करें, मैं अगर इसको जो है वो लिखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो मैं कैसे लिखूंगा? मुझे चूंकि ज़रा स्टोरी का फॉर्मेट अच्छा लगता है तो मैं चूज करूंगा इट इज़ अ फाइन विंटर मॉर्निंग इन 2050। 2050 में ले जाऊंगा अपने रीडर को। As commuters travel to work, the metro rail crashes on a grinding halt. Concurrently, planes in the airspace lose communications with the ground control. Banks report breach of confidential data from their servers. Government websites are hacked with threatening messages splashed all across the screen. The energy and nuclear power plants control systems are infected with strange viruses. In 30 minutes, the country's critical infrastructure collapses, and within an hour, it becomes clear that country has been a victim of the overstepness of cyber intelligence or the artificial intelligence. It is a glimpse of cyber war or the artificial intelligence war from the future. So अगर मुझे इसकी ओवर स्टेपनेस पर बात करनी है, सो आई कैन टॉक अबाउट कि 2050 में क्या हो रहा है। पहले नंबर पे डेफिनेशन या हुक स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे दो लाइनें जो आपकी हुक स्टेटमेंट को सपोर्ट करें, तीसरे नंबर पे आपकी थीसिस स्टेटमेंट। आप चाहें तो उसमें एक ही पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ आया। अब अजूरी वाला ये मेन आइडिया है द बेनिफिट्स ऑफ एआई। इसका मतलब ये है
कि इस टोटल पूरे के पूरे जो आप हेडिंग है इसमें 1 2 3 3 पैराग्राफ्स आप लिखना चाह रहे हैं, और ये तीनों के तीनों पैराग्राफ एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, और इन सब के अंदर एक आइडिया नजर आएगा, और वो है द बेनिफिट्स ऑफ एआई। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बेनिफिट्स ऑफ एआई, अब आपने अपने एग्जामिनर को बताया कि भाई मैं आपको मेन हेडिंग यानी कि मैं 3 पैराग्राफ्स दूंगा, उनके अंदर मैं बात करूंगा बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और उसके ऊपर मैं कितने पैराग्राफ्स आपको दूंगा, 3 पैराग्राफ्स। और हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो ये होगी, हर पैराग्राफ की पहली लाइन ये होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस और नो? 3 पैराग्राफ्स दूंगा, तीनों का आइडिया बेनिफिट्स के ऊपर होंगे, और हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो ये होगी। इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन है ये टॉपिक सेंटेंस कहलाती है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ में मैं इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, फिर मैं इसी पैराग्राफ को रिलेट करूंगा दूसरे के साथ, और इसको रिलेट करूंगा तीसरे के साथ। ये हमारे पास बेनिफिट्स आ गए। यहां तक बात करने के बाद नेक्स्ट, एआई करंट बाउंड्रीज। अब जब मैं बाउंड्रीज की बात करूंगा तो फिर मैं अपने एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मैं अब इसके ऊपर बात करूंगा। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो इसी तरह से करते करते हम फिर कंक्लूजन तक पहुंचे। अब अगर आपको थोड़ा बहुत आउटलाइन का पता चल गया हो, तो हम इन तमाम चीजों को समझ चुके हैं कि रेलिवेंस, टॉपिक से रेलिवेंस, और क्लैरिटी, कि आपकी थॉट जो है वो क्लैरिटी उसमें रहना चाहिए। इन तमाम चीजों को समझने के बाद अब आउटलाइन जो है वो हमारे पास क्या होती है? आउटलाइन ये होती है कि जिसमें आपने अपने एग्जामिनर को इंफॉर्मेशन दी कि मैं अपने ऐसे के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन पुट करूंगा। अब इससे पहले कि मैं इसके बारे में ज़रा डिटेल्स बताऊं, एक आउटलाइन जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अब हमारे पास ये एक आउटलाइन है। अगर आप इस आउटलाइन को देखने की कोशिश करें तो कुछ चीजें आपके बिल्कुल सामने इस तरह से हैं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो फिर आपको यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी, जो कि मेरा तरीकेकार है, जो कि मैं करता होता हूँ। ठीक है? जैसा कि मैंने यहाँ पे भी किया कि अगर मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो ये मैं फिर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखूंगा। दूसरा तरीकेकार ये हो सकता था कि अगर मैं जो है वो इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाहता, मैं यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ। ठीक है? इन वेरियस वेज, ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो दी। अगर मैंने थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी तो मुझे यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी है, और ना ही थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है। ये दो तरीकेकार हमारे पास हैं, ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, जिनको जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया? क्या ये आपको समझ में आ गया? सर, व्हाट इज कॉल्ड एन ओवरव्यू पैराग्राफ आप लिखना चाह रहे हैं।
देखिए, एन ओवरव्यू पैराग्राफ इज अ कंसाइज इंट्रोडक्शन टू ए टॉपिक। सो आपने जो भी बात करनी है उसका जो है वो ओवरव्यू होना चाहिए। जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, तो ये जो थीसिस आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, ये वर्क करती है आपके एसे के ओवरव्यू के तौर पर। ठीक है, सो ये मैंने जो है वो समझाया। अब दोबारा देखिएगा यहाँ पे, अगर आपने मेरी आउटलाइन जो है उसको देखा हो, हमारे पास जो है comprising definition and brief overview. Zishan, I do not second the brief overview. My point is hook statement, then two to three sentences putting the main thesis statement at the hook statement, and third the thesis statement. I'm not saying brief overview. हाँ, thesis statement वाले पैराग्राफ को ही brief overview कहा जाता है. I do second it. थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन दोनों नहीं लिख सकते? नो, नो, आप जो है वो दोनों नहीं लिख सकते, आपको एक ही चीज लिखनी पड़ेगी। आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, आप वैसे कर सकते हैं, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है, जैसे यहाँ पे है, टॉपिक यहाँ पे है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट है। देखिए कितनी आसान सी थीसिस स्टेटमेंट है। और ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट क्या है? ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है, डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी। सर थीसिस स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिखेंगे। हम्म, थीसिस स्टेटमेंट ये हमने टॉप पे लिखी है और ये इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के एंड पे आती है। ठीक है, एक चीज और नोट करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 3। थ्रू आउट माई आउटलाइन ये सब के सब जो है वो रोमन ही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे मैंने जो है वो ABC से शुरू कर लिया आगे चल के। ये सब के सब जो हैं किसी रीजन की वजह से जो है वो ये रोमन में। अगर आपको फर्दर पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट बी जो है वो ऐड करना है, तो पॉइंट जो है वो सब पॉइंट्स को आप ABC से ऐड करेंगे। और अगर फिर उससे भी जो है वो सब पॉइंट्स में जाना है तो 1 2 3 के ऊपर जाए। ठीक है, 1 2 3 जो है वो इनको आप मेंशन करें। आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया। तो अगर मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं, तो एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास वो सॉरी आउटलाइन हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है दैट वी प्रोवाइड टू आवर एग्जामिनर। An outline basically provides the organization of your essay. Remember one thing, right now, even in your mind, hundreds and thousands of ideas are going on. For example, if I say, just take your notebook and write whatever is there in your mind, how strange it will be. Like you will write down कि जो ज़हन में आता है वो लिखते चले जाओ, आपका माइंड तो मूव अवे कर जाएगा। अभी आप लिख रहे हो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, साथ में आप ये लिखोगे मुझे चाय भी पीनी है। क्लास के बाद मैंने जैसे ही क्लास खत्म हो गई, फिर मैंने कोशिश करना है कि मैं इन तमाम आइडियाज़ को पढूँ, मैंने ये किताब ख़त्म करनी है। कुछ ये होंगे कि मुझे जो है वो इस क्लास के बाद जो है वो वहाँ पे जाना है, ये करना है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप उन तमाम के तमाम आइडियाज़ को एक जगह पे नहीं लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे तो वो ऐसे नहीं कहलाएगा। आपके आइडियाज को फोकस्ड रखने के लिए, एक जगह पे रखने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो आउटलाइन इस्तेमाल होती है, ताकि आप भटको नहीं, so that you do not move away from a particular topic. And the third is ends with the essay's conclusion. So in your outline there are some points, some entities that are inevitable, that you cannot ignore. So the compulsions are an outline begins with the essay's thesis statement. So thesis statement will be there. Essay's thesis statement means introduction,
इंट्रोडक्शन में चूंकि इस किताब वाले ने ऐसे थीसिस स्टेटमेंट से शुरू की है, तो ये उस आइडिया को सपोर्ट करेगा। और मैंने बताया कि दोनों तरीके ठीक हैं। इसका ये कहना है कि आप नंबर 1 पे हेडिंग दें और आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। मैंने बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ लिखेंगे और 2 पॉइंट्स देंगे। और फिर थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी? पहले पैराग्राफ यानी कि इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के एंड पे। ये दोनों तरीके का ठीक है। The second is it shows the organization, and third, what will come first, second, and so on, and ends with the essay's conclusion. By the way, whenever we talk about outline, why we are supposed to write an outline? Remember one thing, though we are bound to write an outline, but in allotment examinations, your examiner, he does not strictly limitize you to make an outline. Still, you people are supposed to go for the outline. In your paper, you are supposed to write an outline to make an outline. Why outline is essential? Because it shows, it gives you the way, like, okay, whatever you're going to write, you actually know all the things. An outline is inevitable because it keeps your essay organized and clearly focused. You cannot forget the main points. Remember one thing, even before embarking upon this journey of making an outline, do not forget to write down your ideas in the form of a mind mapping. Mind mapping करने से गुरेज नहीं कीजिएगा, free writing, something like that. जो जो ideas आए उनको लिखते चला जाए. To understand the importance of an outline, let's imagine your skeleton. You're sitting right now. The people who meet you on daily basis, they are unable to see your skeleton, but still your skeleton is there and it is supporting you. Just imagine if the skeleton, if the bones, they are removed from your body, so how the people, they will see you. गो के एग्जामिनर जो है वो पेपर को पढ़ते हुए आउटलाइन जो है नॉर्मल पेपर्स में वो नहीं सामने रखता, लेकिन सीएसएस में वो सामने रखता है। इस कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें वो सामने रखता है। आउटलाइन ही है जो आपको सपोर्ट करती है। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, these are the reason why a lot many aspirants from Pakistan, they are unable to qualify the essay paper. That is the reason essay has become a nightmare for them, because they do not understand how to go for this particular outline, how to write their thesis statement, and how to collect the ideas. So whenever you add more information to an outline, that means कि आप जो है वो ऐसा ऐसा अपनी मेन बॉडी की बात कर रहे हैं। आउटलाइन, वेल जी, आपको वही बातें, whenever you start out making an outline, तो आपको आइडियाज को गैदर करना, और आइडियाज तभी गैदर कर पाओगे जब आपने जो है वो अच्छा खासा पढ़ रखा होगा। फिर उनको एडिट करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि हाँ जी, मुझे इस सम्मत में जाना था या नहीं जाना था। एक आउटलाइन के अंदर आपने अपने रीडर को कंफ्यूज नहीं करना। आप अपने रीडर को मेक श्योर करोगे कि वो कंफ्यूज नहीं होगा। यू विल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ओनली देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनाब, आप जो है ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने इंट्रोडक्शन, फर्स्ट मेन आइडिया, सेकंड मेन आइडिया, थर्ड मेन आइडिया, इसको जब भी देना है तो आप रोमन से देंगे। आप जब सब पॉइंट्स की बात करेंगे तो वो आप जो है वो ए बी सी से करेंगे। आप जो है वो उसके बाद मजीद जो है वो डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप 1 2 3 को यूज करेंगे।
हर पॉइंट जब आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहेंगे तो वो मेन पॉइंट जो है वो थोड़ा सा अंदर यानी कि इंडेंट हो जाएगा, और ये तरीकेकार होता है डिटेल्स प्रोवाइड करने का। अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे एक ही तरतीब में लिखते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट द वे जिसमें आपको चलना है। इट इज नॉट अ वे कि जिसमें आपका एग्जामिनर ये चाहता है कि आप प्रोसीड करें। सो जी, आ, एक वैसे आउटलाइन मैंने आपके लिए बनाई है, दो बनाई हैं, एक नहीं बनाई मैंने, दो बनाई थी। और एक है हमारे पास सोशल मीडिया को लेके। सोशल मीडिया हैज डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, ये आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे क्लास एंड पे। वही इंट्रोडक्शन, वही उसके बाद जो है द प्रेवलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, वही कम्युनिकेशन जो है वो उठाया, द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। फिर वही सोशल मीडिया का जो है वर्ड मैंने यहाँ से लिया टॉपिक से। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द रियल लाइफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का वर्ड उठाया। ठीक है। फिर जो है वो इफेक्ट का जो है वो वर्ड उठाया। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो इसने इफेक्ट किया। और ये हमने जो है वो डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स होता है किसी चीज को छोड़ना, कि हम कैसे जो है वो डिटॉक्स कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेल फोन्स के अंदर भी ये ऑप्शन आ चुका है कि वो आपको बता रहा होता है आपने अपनी स्क्रीन को कितनी देर के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये आपके पास जो है वो एट द एंड ऑफ डिस्कशन ये शेयर हो जाएगी। अब इसको इस्तेमाल करके मंडे तक आप पे काम करेंगे। 2023 का कोई सा भी जो है वो टॉपिक उठाएंगे और उसके ऊपर एक आउटलाइन जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, खुद से इंतहाई ईमानदारी से इनके ऊपर जो है वो आउटलाइन बनाने की कोशिश करेंगे, और उस आउटलाइन को जो है वो आप सबमिट करवाएंगे। ठीक है, आउटलाइन बनाएंगे और इससे जब हमें ये पता चलेगा कि हाउ यू आर प्रोसीडिंग फर्दर, हाउ यू आर मूविंग। इन तमाम की तमाम चीज़ों पे आपको काम करना है और आप इसको जो है वो सबमिट करवाएंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है जी, ये आपकी जो है वो असाइनमेंट है। किताब जो है नईम साहब दोबारा शेयर कर देंगे आपके साथ। उससे एक दफ़ा ये चैप्टर जो है वो रीड आउट करेंगे कि आउटलाइन जो है वो हमारे पास मेकिंग क्या है। वैसे तो मैंने तमाम की तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आउटलाइन मेकिंग के ऊपर। आउटलाइनिंग एंड ऐसे को पढ़ेंगे, फिर जो मैंने आउटलाइंस बनाई हैं उन आउटलाइंस को देखेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक एक पॉइंट जो है वो रिलेट करता है टॉपिक से। फिर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे जो है वो 1 2 है, रोमन में है, नीचे ABC है, सबका सब ऐसे वाला है। इसके ऊपर अगर वाला आप अपना काम करेंगे, और ये आप जो है वो फौरन से नहीं सबमिट करवाएंगे, गलत सबमिट नहीं मुझसे करवाएंगे। मंडे तक आप इसके ऊपर अपना टाइम लेंगे। ठीक है जी। चूंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, आप कोशिश करेंगे कि अभी इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे, और जो चीज़ें मैंने ये आपके साथ जो है वो अभी आउटलाइन शेयर हो जाती हैं, इनको भी एक दफ़ा देख लीजिए क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके जी, नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।